आपको दोनों बता दिए, ये सिराज गोपालाचारी भी और देसाई लियाकत पैक्ट भी, दोनों ही में कुछ हो नहीं पाया। आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात हुई तो फिर वॉवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस उसमें इंपॉर्टेंट है। 1945 में, 1945 में लॉर्ड वॉवेल को गवर्नर जनरल भारत में बना के भेजा गया और इनको ऑब्जेक्टिव ये दिया गया, जो क्रिप्स मिशन में तय हुई थी बात कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बनाएंगे, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो उसके लिए आप एक बेस बना लीजिए इतने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो चुनाव ऐसे ही नहीं होंगे, उसके लिए कोई आधार होना चाहिए चुनावों के लिए। तो लॉर्ड वॉवेल को ये काम दिया गया। अब इसमें एक और बात थी, लॉर्ड वॉवेल को, अच्छा ऊपर क्रिप्स मिशन में आपने जब ऊपर पढ़ा होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें ये कहा था उन्होंने कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हम लोग भारतीयों को शामिल कर लेंगे, और वायसराय को छोड़कर और डिफेंस मिनिस्टर को छोड़कर सभी जो लोग होंगे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो भारतीय होंगे, ये कहा गया। क्रिप्स मिशन नहीं कहा था ये। अब लॉर्ड वॉवेल को ये काम दिया गया कि सबसे पहले तो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण करिए, नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जिसमें भारतीय शामिल हों, और वो जो फॉर्मूला था उसको लगाइए कि केवल वायसरॉय और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब भारतीय हों। लॉर्ड वेवो वॉवेल ने इसको लागू करने का प्रयास किया। क्या किया गया सबसे पहले? तो एक तो यही था कि जितने भी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोग जेलों में थे उनको छोड़ दिया गया, सब प्रिजनर्स रिलीज कर दिए गए। और ये कहा गया इवन, चूंकि कांग्रेस इसके ऊपर सहमत थी, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आधे आधे लोग, आधे मुस्लिम होंगे आधे हिंदू होंगे। ठीक है, इस बात पर तय हो गई थी कांग्रेस, इस बात को मान लिया था कांग्रेस ने। लॉर्ड वॉवेल ने आधे आधे की ही कॉन्सेप्ट रखी, दो पदों को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं वो आधे आधे बांट दिए जाएं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां आई, मुस्लिम लीग ये कहती थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो केवल मुस्लिम लीग करेगी, रिप्रेजेंटेशन केवल मुस्लिम लीग का होगा, मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन, यानी मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग भेज सकती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कांग्रेस नहीं भेज सकती। इस बात के ऊपर मुस्लिम लीग अड़ गई, क्योंकि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेजा, उनका नाम भेजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपनी तरफ से एक मेंबर के रूप में। मुस्लिम लीग ने उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कर दी, और फाइनली उन्होंने एक बात तो ये रखी, दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि अगर मुस्लिम लीग नहीं चाहती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, तो वो वीटो करेगी, और अगर मुस्लिम लीग वीटो करती है तो फिर कोई भी बात जो है वो मान्य नहीं होगी, शिमला सम्मेलन में कोई बात नहीं मानी जाएगी। यानी कम्युनल वीटो की बात उन्होंने की, कि अगर मुस्लिम लीग वीटो करती है तो ये माना जाए कि सब मुसलमान वीटो कर रहे हैं, वो चाहते नहीं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो एक कम्युनल वीटो, इन बातों के चलते शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। कल भी मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की तरफ से आ गए, मुस्लिम लीग ने उनका विरोध किया, सरकार खिज्र हयात खान को ले आई जो पंजाब में मिनिस्टर थे, पंजाब में वही चीफ मिनिस्टर थे, कल मैंने जिक्र किया उसका। यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में जो चुनाव जीती थी 1937 में। मुस्लिम लीग को खिज्र हयात खान भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो एकतावादी थे, यूनियनिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी, है ना, एकतावादी थे। तो फाइनली ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने तो वीटो कर दिया अपना, उन्होंने कहा हम ये चाहते ही नहीं, हम बिल्कुल इस सम्मेलन में शामिल ही नहीं होंगे, हमारे लिए ये बेकार है। क्योंकि मुस्लिम लीग ने वॉकआउट कर दिया, तो सम्मेलन फिर असफल घोषित कर दिया गया वोवेल के द्वारा। ये था शिमला कॉन्फ्रेंस, ये पहला प्रयास था। वोवेल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस पहला प्रयास था जिसमें विश्व युद्ध के बाद भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक्सपेंशन और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के कुछ प्रयास देखने को मिलते हैं।
ठीक है। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इसी समय इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में जो पहले वहां जो इस समय सत्ता में थी, जो अभी काम कर रही थी, वो अ, उसके पीएम चर्चिल थे। वो एक जॉइंट गवर्नमेंट थी जिसमें सभी दलों के लोग शामिल थे। लेकिन जब चुनाव हुए तो उसमें लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव दोनों चुनाव हार गई। लेबर पार्टी चुनाव जीत गई, बड़े बहुमत से चुनाव जीती, और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली भारत के सहयोगी थे। मतलब जो लेबर पार्टी के लोग थे वो भारत के सपोर्टिव थे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट चाहते थे। आपने नाम सुना होगा हेराल्ड लास्की का। हेराल्ड जी लास्की आप खूब पढ़ते हो, पॉलिटिकल फिलोसफर थे। लास्की इसी के मेंबर थे, लेबर पार्टी के ही, इंग्लैंड में। तो ये मिले थे इनसे, जवाहरलाल नेहरू से। लास्की, जवाहरलाल नेहरू, क्लीमेंट एटली, और एक और उनका नाम था, बड़े इंपॉर्टेंट नेता थे लेबर के, वो इनके दोस्त थे नेहरू के। तो फाइनली जब लेबर, अब इससे मतलब ये है कि जब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई वहां, तो इस बात की संभावना बनी कि अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होगा ही, और सही तरीके से होगा, भारतीयों की मांग के हिसाब से होगा, यानी ज्यादा डेमोक्रेटिकली संवैधानिक सुधार भारत में किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आधार बन गया आगे की कार्यवाही का। क्या आधार था? दो आधार थे। एक, वॉवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस में पहली बार प्रयास किया गया भारतीयों को बड़े स्तर पर शामिल करने का, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो कि असफल रहा। और दूसरा ये कि चुनाव, इंग्लैंड में सत्ता बदल गई, लोग बदल गए। अब ऐसे लोग वहां आ गए जो भारत के हित में थे, जो भारत की बात कहते थे या सुनते थे। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की तरफ। ठीक है। इसको हम लोग कुछ, इसमें दो तीन बातें हैं वो देखेंगे। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, ब्रिटेन में, और उसमें लेबर पार्टी की जीत हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि लेबर पार्टी चाहती थी भारत को आजाद कर देना। और आजाद भी, अगर वो, मतलब आजाद कर देना क्या, भारत को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देना, ऑटोनॉमी देना। वो लोग ये चाहते थे कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में डोमिनियन स्टेटस है, वैसे ही भारत को भी एक डोमिनियन डिक्लेयर कर दिया जाए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी अभी तक भी उनके दिमाग में। लेबर पार्टी के लोग लेकिन ये चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरह डोमिनियन दे दिया जाएगा भारत को भी। तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में कुछ कुछ एक आध बातें हैं वो लिखेंगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये 1945 के। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि भारत में भी दिसंबर 1945 में चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ। और ये जनरल इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुए। ठीक है। 1945 में भारत में चुनाव हुए, युद्ध के बाद। 1935 के एक्ट के आधार पर ही हुए थे। प्रांतों में विधानसभाएं गठित की गई और केंद्र में विधान, जो परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, वो गठित की गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव हुए। इनमें खूब प्रचार हुआ। इसी समय आईएनए ट्रायल्स चल रहे थे। पीछे हमने आजाद हिंद फौज का जिक्र किया, और उस समय आईएनए ट्रायल्स को लेके पूरा देश एक हो गया, हिंदू और मुसलमान, इसमें कोई बंटवारे वाली बात नहीं थी। फाइनली आईएनए ट्रायल्स ने पूरे देश को यूनाइट किया। तो फिर से अंग्रेजों के मन में ये बात आई कि भारत को अब ज्यादा दिन तक हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। 1946 में इन रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हो गई। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया 1946 में। सबसे इंपॉर्टेंट था ये। और इसमें रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, उसके जवानों ने भी हिस्सा लिया। अंग्रेजों के मन में वही 1857 की बात आ गई।
उनको लगा कि अब सेना भी हम लोगों के साथ नहीं है, तो अब वो बहुत दिन तक भारत में नहीं रह सकते थे। क्योंकि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में देख चुके थे कि प्रशासन के लोग भी उनके साथ नहीं थे, अब सेना भी उनके साथ नहीं थी, जिसके आधार पर वो भारत में सत्ता कर हासिल कर रहे थे या उसको बनाए रखे हुए थे। बॉम्बे और कराची में तो खूब झगड़े हुए। HMIS तलवार पर लिख दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनके ऊपर हालांकि मुकदमे चलाए गए, इनके ये भारतीय सैनिक थे, इन्हीं के ऊपर मुकदमे वगैरह भी चलाए गए, और वल्लभ भाई पटेल और फिर जिन्ना ने बाद में इनके बीच में नेगोशिएशंस कराई और ये लोग छूटे। तो अंग्रेजों को अब ये भी लगने लगा कि उनकी जो स्थिति है वो खराब हो गई है, अब वो भारत में रूल करने लायक नहीं रह गए। इसी बीच में तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद में, ये बड़े इंपॉर्टेंट आंदोलन थे। त्रावणकोर में केरला में आंदोलन हुआ। ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कल मैंने बताया था ये जो आंदोलन थे तीनों, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। अंग्रेजों को ये खतरा हो गया कि ये, और रशिया इन्हें सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेजों को ये खतरा हो गया कि अब रशिया भारत में आ जाएगा, और क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट भारत में स्ट्रांग था पहले से ही, समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराएं, तो रूस के साथ इनको सहयोग मिल जाएगा, और कोल्ड वॉर की शुरुआत एक वहां हो ही गई थी इस समय तक। यूरोप में बीज उसके वहां जम चुके थे उस समय तक। तो ये बात बिल्कुल तय हो गई कि रशिया भारत में आके और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो फाइनली इतनी अनार्की इस समय देश में थी कि चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे, विरोध हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, क्योंकि बंटवारे को लेकर चल ही रहा था ये। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुका था, पुलिस वो साथ नहीं दे रही थी, पुलिस और प्रशासन, और उधर सेना भी साथ नहीं दे रही थी, सेना के ऊपर भी अब वो रिलाई नहीं कर सकते थे अंग्रेज। इन सब परिस्थितियों में उन्होंने फाइनली निर्णय लिया भारत को ज्यादा से ज्यादा आजादी देने का, और कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ और संवैधानिक सभा के लिए चुनाव हुए, और संवैधानिक सभा के सदस्यों को चुना गया। ठीक है, मैं वो परिस्थिति बता पाया जिन परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया, जिनकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है INA ट्रायल्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख लेंगे। तो हेडिंग डालना पहला, INA ट्रायल्स, आजाद हिंद फौज के मुकदमे, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स कहते हैं इन्हें, आजाद हिंद फौज के मुकदमे। ठीक है, इसमें आप अ, पहले पॉइंट में लिखना, मेंस में क्वेश्चन आया है INA ट्रायल्स के ऊपर, UPSC में आया, पर IS में आया है ये। INA ट्रायल्स के ऊपर कई बार आया है, तो मैंने इसके ऊपर कुछ लिख लिया था। हाँ, ठीक है, मिल गया। देखो, इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं, नवंबर 1945 में शुरू हुए और मई 1946 में खत्म हुए। तो इनके आगे डैश करके लिए लिखना, क्योंकि ये लाल किले पर चलाया गया था ना ये सब मुकदमे, तो इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो लिखना, ड्यूरेशन लिख लीजिए, नवंबर 1945, नवंबर 1945 और मई 1946। नवंबर 1945 में शुरू हुए और मई 1946 तक चले। ठीक है, बेसिकली तीन लोग इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे, हालांकि और लोगों के ऊपर भी मुकदमा चला। कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, GS ढिल्लन को कहते थे, और मेजर जनरल शाहनवाज खान। शाहनवाज खान ही सबसे बड़े अधिकारी थे, मेजर जनरल थे वो INA के।
यही आते थे हमारे यहाँ, जनरल शाहनवाज खान। इन तीनों के ऊपर मुकदमे चले थे। ठीक है। देखो इनमें अब उस समय ये मुकदमे उस समय चले जब भारत में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, बड़े लेवल पर कॉम्युनल और वायलेंस हो रहे थे। अब इनमें दो हिंदू थे, एक मुस्लिम। लेकिन आईनेट ट्रायल्स ने सारे देश को एक कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इनके मुकदमे लड़े, और इनको फांसी हो गई थी, हालांकि घोषित हो गई थी फांसी। लेकिन फिर सरकार ने माफी दे दी, इनके क्लाउट के चलते, एक जनमत के चलते, पब्लिक ओपिनियन के चलते।